नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़ुना में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्ख़ियाम पे नज़र डालते हैं। बिहार में तब्दीली की लहर, इलेक्शन कमीशनर राहुल गांधी के सवालों का कोई जवाब नहीं। सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पटना में कांग्रेस के दफ्तर पर बीजेपी कारकुनों के हमले को करार दिया बौखलाहट की मिसाल। जापान की टेक्नोलॉजी और हिंदुस्तान का हुनर मिलकर तकनीकी इनकलाब को क़यादत करेंगे, मोदी का जापान में खिताब। हिंदुस्तान को चीन के साथ अपनी शराइत पर ताल्लुकात बेहतर करने पर मजबूर किया जा रहा है, कांग्रेस का रिमार्क। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने बयान बदला, कहा संघ में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं, कहा बयान को सियासत से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अमित शाह अगर नाकारा हैं तो फिर उन्हें निकाल बाहर करें, मोदी। महुआ मोइत्रा का सख्त रिमार्क, कहा बांग्लादेशियों की दरअंदाजी को रोकने का जिम्मेदार दफ्तर दाखिला है। नहीं नीति सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। पटना में कांग्रेस के सूबाई दफ्तर सदाकत आश्रम पर बीजेपी कारकुनों के हमले ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। इस वाक़े के बाद कांग्रेस क़यादत ने बीजेपी पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि हुकूमत और इसके वज़रा की सरपरस्ती में पार्टी के कारकुनों ने दफ्तर पर धावा बोला, गेट तोड़ डाला और कांग्रेस कारकुनों को लहूलुहान कर दिया। राहुल गांधी ने एक बयान में कहा कि सच और अदम तशद्दुद के आगे झूठ और तशद्दुद कभी टिक नहीं सकते। जितना मारो तोड़ो, हम सच और आइन की हिफाजत करते रहेंगे। इन्होंने कहा कि इनके वोटर्स अधिकार यात्रा अवाम के जमहूरी हक़ की बका की जिद्दोजहद है और इससे किसी भी किस्म की ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। बिहार में जारी वोटर अधिकारी यात्रा के दौरान कांग्रेस रहनुमा सचिन पायलट ने बतिया में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मुतादिद रियासतों में वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी की ठोस सबूत पेश किए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। पायलट ने इल्ज़ाम लगाया कि जब कमीशन से शिफाफियत के मुतालबे किए जाते हैं तो बजाय सबूत फराम करने के उल्टा हल्फनामा तलब किया जाता है। मीडिया से गुफ्तगू करते पायलट ने कहा कि बिहार में जो ये यात्रा निकली है, अवामी इलेक्शन कमीशन से सवाल कर रही है कि वोट चुरा कर किस मकसद की तकमील की जा रही है। राहुल गांधी ने CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद सामने रखे हैं, इसके बावजूद कमीशन खामोश क्यों है? कि इस देश में जो संवैधानिक संस्था निष्पक्ष, स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, जिस लोकतंत्र की पूरी आस्था उस संस्था से बंधी हुई है, जब वो संस्था संदेह के घेरे में आती है और ऐसे कुछ सवाल जिनको राहुल जी ने पूछा, प्रमाण देकर पूछा, देश दुनिया के सामने बताया, कर्नाटक का हवाला देते हुए, जब कोई जवाब सामने से नहीं आया, जब कोई ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की परवाह किए बिना पलटवार जब निर्वाचन आयोग करता है, तब लाखों वोटों की चोरी पकड़ी जाती है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पकड़ी जाती है, तब जनता के अंदर जमहूरियत में विश्वास बनाए रखने के लिए, सवाल पूछने के लिए और जवाब मांगने के लिए इस यात्रा को निकाला गया है। और इस भीषण गर्मी में जो अपार जनसमूह इस यात्रा के समर्थन में स्वतः हजारों लाखों लोग, खासकर नौजवान, सड़कों पे आके इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, वो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि इस देश की जनता वोट चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। वोटर लिस्ट से, SIR के नाम से कुछ और हवाला देकर जानबूझकर टारगेटेड लोगों की वोट काटना और टारगेटेड वोट जोड़ना, अनेक उदाहरण ऐसे हमने भी दिए, राहुल जी ने स्पष्ट करके बहुत से उदाहरण जनता के बीच प्रस्तुत किए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, सबसे पहली बात, मुख्य निर्वाचन आयोग की जो चयन प्रक्रिया है उसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस थे। बिना वजह उस प्रणाली को बदलकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, ताकि 2 के बहुमत से जिसको भी आप चाहो मुख्य निर्वाचन आयोग आप बना सकते हो। किसने डिमांड रखी थी, क्या कारण थे, किस कोर्ट का आदेश था? पहली बात, निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां करी और उसके बाद CCTV फुटेज को नष्ट करने का जो निर्णय लिया, वो किसकी दलील थी?
किस मतदाता ने मांग रखी थी, आप वोटर लिस्ट पार्टीज को नहीं देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया निर्वाचन आयोग कि कांग्रेस पार्टी को वोटर लिस्ट दीजिएगा। उधर आसाम में एक रैली के दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इन्होंने यात्रा के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तौहीन करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। और ये आज से नहीं है। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है। कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। और हर चुनाव में आपने प्रयास कर कर देखा है, फिर भी कुछ सीखना नहीं चाहते। हर चुनाव में गाली दिया, मुंह की खाई, और फिर विजय को झुठलाने के लिए एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर ये निकले हैं। एक घुसपैठिया बचाओ और कुछ नहीं है। ये यात्रा घुसपैठिए को बचाने के लिए यात्रा है, अपनी वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए यात्रा। मैं देश भर की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई भी लोकतांत्रिक राष्ट्र, लोकतंत्र का आत्मा चुनाव होता है। अगर घुसपैठिए मतदाता सूची में घुसकर चुनाव को प्रदूषित करे तो कोई राज्य, कोई राष्ट्र कैसे सुरक्षित रह सकता है? और कांग्रेस पार्टी ने जो शुरू किया है, देश भर की जनता अचंभित और दुखी होकर इनके कुत्सित प्रयास को देख रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जुमे को जापान को हिंदुस्तान की तरक्की के सफ़र में एक अहम शिराकतदार करार दिया है। जापानी सनत से मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, नई नस्ल के बुनियादी ढांचे, साफ तवानाई और हुनरमंदी की तरक्की जैसे शोबों में एक साथ आगे बढ़ने की अपील की है और कहा कि जापान की टेक्नोलॉजी और हिंदुस्तान का हुनर मिलकर इस सदी की तकनीकी इनकलाब की क़यादत कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक मिलकर इस सदी में एशिया में इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली को एक नई जहत अता करेंगे। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल दिया है। बिजनेस के लिए सिंगल डिजिटल विंडो अप्रूवल की व्यवस्था की है। हमने 45,000 कंप्लायंसेस रेशनलाइज किए हैं। इस प्रक्रिया को गति देने के लिए डीरेगुलेशन पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। डिफेंस और स्पेस जैसे सेंसिटिव क्षेत्रों को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। अब हम न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को भी खोल रहे हैं। साथियों, इन रिफॉर्म्स के पीछे हमारा विकसित भारत बनाने का संकल्प है। इन्होंने कहा कि न सिर्फ एशिया बल्कि दोनों ममालिक मिलकर ग्लोबल साउथ, बिलखुसूस अफ्रीका की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जापान के 2 रोज़ा दौरे पर सुबह यहां पहुंचे मिस्टर मोदी ने अपने जापानी हम मनसब के साथ इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए कहा कि जापान हमेशा से हिंदुस्तान की तरक्की के सफ़र में एक अहम शिराकतदार रहा है। ख़ास तौर पर ऑटो सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हिंदुस्तान जापान
शराकतदारी की कामयाबी का जिक्र करते हुए इन्होंने जापानी सनत से हिंदुस्तान के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया है। इससे कबल टोक्यो पहुंचने पर मोदी का शानदार इस्तकबाल किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के चीन के मुजव्वज़ा दौरे पर शदीद एतराज़ात उठाए हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुस्तान को चीन के साथ ताल्लुकात को इसकी शराइत पर मामूर पर लाने पर मजबूर किया जा रहा है। जयराम रमेश के मुताबिक ये हिंदुस्तान के लिए निहायत तशवीशनाक और कमज़ोर मौक़ूफ़ है, जो कौमी सलामती के नुक़्ते नज़र से भी ख़तरनाक है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस वक्त जापान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, जहाँ से वो चीन रवाना होंगे और वहाँ शंघाई ताउन तंजीम SCO के इजलास में हिस्सा लेंगे। जयराम रमेश ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अक्सर गैर मुल्की दौरों पर रहते हैं और इससे भी ज़्यादा अक्सर झूठ बोलते हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीन का ये दौरा एक निहायत अहम मौका है, क्योंकि हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में दरार का फ़ायदा उठाते हुए चीन अपनी शराइत मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। RSS सरवर मोहन भागवत ने दिल्ली में मुनक़िदा एक 3 रोज़ा लेक्चर सीरीज़ के खात्मे पर सवाल जवाब के इजलास में कहा कि संघ काशी और मथुरा जैसी तहरीकों की हिमायत नहीं करेगा। इन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अगरचे संघ बतौर इदारा ऐसी तहरीकों का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन इसके रज़ाकार अपनी ज़ाती ख्वाहिश के मुताबिक इन तहरीकों में शामिल होने के लिए आज़ाद हैं। इन्होंने इस मौके पर 75 साल के बाद रिटायरमेंट के सवाल पर अपना जवाब देते हुए कहा कि संघ कोई उम्र की क़ैद नहीं है, जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है उस पर अमल करना पड़ता है। उनका कहना था कि उनके इस बयान को मोदी या किसी और से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। Should Indian leaders retire at 75 and why? क्या संघ को लगता है 75 वर्ष के बाद राजनेताओं को भी पद छोड़ देना चाहिए? Bhagwat ji recently said that once you turn 75 and someone puts a shawl on your shoulder, one should retire. Many think this was a reference to Prime Minister Narendra Modi to retire at 75 years. What are your comments? मोरोपंत जी को मैंने कोट किया, वो बड़े मजाकी आदमी थे। He was so witty that his witticisms made you bounce in your chair or your line, and it was very difficult to maintain the dressing. So once in our program, we all were there, all India Karyakartas, and he completed his 70 years. So our Sarkar Vivaha Sheshadri ji, he gave him a shawl and asked him to say something. He was saying, no, there is no need to buy. This shawl also is not needed. But then he stood up and he said, you see, you might be feeling that you have felicitated me, but I know that when this shawl is given, it means that now your age is over. You please sit in a chair calmly and see what happens. ऐसा वो विटिसिज्म है उनका। उनके चरित्र का, his biography was inaugurated in Nagpur in English, and I was speaking there. I cited how witty he was. 3 or 4 incidences I told there. And Nagpur people have also seen him very closely, so they were enjoying it. I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayam Sevaks, we are given a job, whether we want it or not. So if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shakha, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangha. And even if I am 35, Sangha may say, you sit in the office. We do whatever Sangha tells us. अपने खिताब में भागवत ने हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू की। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में इस्लाम सदियों से मौजूद है और मुस्तकबिल में भी इसका वजूद कायम रहेगा। उनके मुताबिक हिंदू मुसलमान बुनियादी तौर पर एक जैसे हैं, उनके दरमियान फ़र्क सिर्फ इबादत के तरीक़ों का है। भागवत ने जोर दिया कि दोनों मज़ाहिब के पैरोकारों को एक दूसरे पर एतमाद करना चाहिए और बाहमी एतमाद ही मुल्क की तरक्की की बुनियाद है। RSS के सरबराह ने यह भी कहा कि संघ मज़हब की बुनियाद पर किसी पर हमला या जबर में यकीन नहीं रखता। महुआ मोइत्रा ने बांग्लादेशियों के सवाल पर मोदी और अमित शाह को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अगर वो समझते हैं कि मुल्क में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी आ रहे हैं
तो उन्हें रोकना अमित शाह की जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो मोदी मुल्क में डरा रहे हैं, तो फिर उन्हें निकाल क्यों बाहर नहीं किया जा रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर वज़ीर दाखिला ठीक से अपना काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें निकाल क्यों बाहर नहीं किया जा रहा है? उन्होंने इंतहाई सख्त रिमार्क्स करते हुए कहा कि मोदी को चाहिए कि वो अमित शाह का सर काट के अपनी मेज पर रख लें। ওনার তো আমি আমার কাছে একটা পরিষ্কার প্রশ্ন যে ওরা খালি বলে যাচ্ছে অনুপ্রবেশকারী অনুপ্রবেশকারী অনুপ্রবেশকারী। আমাদের কথাটা খুবই সিম্পল যে যেটা ভারতের সীমান্ত আছে এটা 5 ফোর্সেস সেটাকে রক্ষার দায়িত্বে আছে। ডিরেক্টলি সেটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব, ডিরেক্টলি সেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব। তা প্রধানমন্ত্রী 15ই আগস্টে তিনি লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে বলছিলেন যে অনুপ্রবেশকারী অনুপ্রবেশকারী যে ভারতের যে আমাদের জনবিন্যাস সেটা জনগণ বিন্যাস সেটা নাকি বদলে যাচ্ছেন, ডেমোগ্রাফিক একটা চেঞ্জ হচ্ছে, এইসব বলছিলেন। তিনি যখন এই কথাগুলো বলছিলেন প্রথম সারিতে তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্লজ্জভাবে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ করে তিনি হাততালি দিচ্ছেন। তা আমি জিজ্ঞেস করছি যদি ভারতের সীমান্ত রক্ষা করার আমাদের কেউ নেই, যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দেশের বর্ডারকে রক্ষা করতে পারে না, যে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলছে যে বাইরে থেকে লোক এসে আমাদের মা বোনদের দিকে নাকি চোখে নজর দিচ্ছে, নাকি কি চোখ মেলাতা হিন্দিতে কি একটা বললো নাকি শব্দ, আমাদের জমি দখল করে দিয়েছে, ভাই তার দোষটা কার? नायब सदर के ओहदे के लिए इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी निहायत सरगर्मी के साथ मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करके अपने हक में राय आमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर वो मुहिम में इन्होंने अर्धो ठाकरे से शिवसेना के लीडर उनसे मुलाकात की। कश्मीर में ख़राब मौसम और बारिश सैलाब के बाद स्कूल बंद कर दिए गए थे। श्रीनगर में मौसम साजगार होने के बाद आज स्कूल दोबारा खोल दिए गए हैं। आज बड़ी तादाद में तुलबा स्कूल पहुंचे। तुलबा ने स्कूल खुलने पर अपनी मसरत का इजहार किया और जम्मू के लोगों के लिए दुआ भी की। बच्चों का कहना था कि बारिश और तूफ़ान से जम्मू में हालात बहुत ख़राब हैं और वो खुदा से दुआ करते हैं कि वहाँ हालात बेहतर हो जाएं। 2 दिन से रेड अलर्ट था, अब अल्लाह से दुआ करते हैं कि अब मौसम ठीक है रहे और स्कूल अच्छे से वापस शुरू हो जाए। तो मनान ये पता है जो कि मौसम अभी भी जम्मू में बंद है, खाली इधर के श्रीनगर के लिए कश्मीर के लिए 2 दिन स्कूल ओपन किया गया। कितनी खुशी है आज? मतलब ठीक ही है, अच्छी बात है, हमें भी छुट्टी मिली, थोड़ा रेस्ट मिला। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग स्कूल आए और मैं चाहती हूँ कि ऐसी अच्छा वेदर रहे। आप तो वेदर के मुताबिक जो अभी भी जम्मू में अभी सब चीजें कैसा लग रहा है? मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि वहाँ पे अब मतलब वेदर अच्छा होना चाहिए। उधर भी स्कूल ओपन होनी चाहिए। हाँ, वहाँ पे भी बच्चे खुश हो जाएंगे। कैसा खुशी है आज ठंड के बाद 2 दिन के बाद मुझे कैसा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब आके अच्छा लग रहा है वेदर। अब हम प्रार्थना करते हैं कि वेदर ठीक ही रहे, क्लियर रहे वेदर, और जम्मू के भी हालात अच्छे हो जाए। वहाँ पे भी फ्लड्स आ रहे हैं बहुत दिनों से हर जगह, और कश्मीर में भी ऊपर के इलाकों पे आ रहे हैं फ्लड्स। अब हम यही दुआ करते हैं कि ठीक हो जाए वेदर और हम स्कूल जा पाए। अभी नेट भी बंद था कुछ दिनों से, तो वो भी आज आप स्कूल जा रहे हो तो कैसा लग रहा है आपको? आज की कैसी फीलिंग है आपकी? आज अच्छी फीलिंग आ रही है आज के, अब इतने दिनों बाद स्कूल खुल रहे हैं। इतने दिन घर में 2 दिन घर में थे हम, अब अच्छा लग रहा है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। बिहार में तब्दीली की लहर, इलेक्शन कमीशनर राहुल गांधी के सवालों का कोई जवाब नहीं। सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पटना में कांग्रेस के दफ्तर पर बीजेपी कारकुनों के हमले को करार दिया बौखलाहट की मिसाल। जापान की टेक्नोलॉजी और हिंदुस्तान का हुनर मिलकर तकनीकी इनकलाब को क़यादत करेंगे। मोदी का जापान में खिताब। हिंदुस्तान को चीन के साथ अपनी शराइत पर ताल्लुकात बेहतर करने पर मजबूर किया जा रहा है, कांग्रेस का रिमार्क। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने बयान बदला, कहा संघ में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं, कहा बयान को सियासत से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अमित शाह अगर नाकारा हैं तो फिर उन्हें निकाल बाहर करें, मोदी। महुआ मोइत्रा का सख्त रिमार्क, कहा बांग्लादेशियों की दरअंदाजी को रोकने का जिम्मेदार दफ्तर दाखिला है।
नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।